हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के महाराष्ट्र बोर्ड के फिजिक्स पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं एंड देखेंगे कि पेपर हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें। एज वी नो दैट कि अभी का जो टाइम चल रहा है वो जेई का टाइम चल रहा है या सीईटी का एग्जामिनेशंस का टाइम चल रहा है, तो सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस किए हुए रहते हैं। तो इस सिचुएशंस में हम देखेंगे कि जो भी न्यूमेरिकल है उसको कैसे पेपर में हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं या पेपर कैसे अटेम्प्ट करें कि ज्यादा से ज्यादा हम मार्क्स गेन कर सके। बाकी बच्चे जो क्लास 12 के पेपर लिखते टाइम गलतियां करते हैं, ये सारी गलतियां हम लोग कवर कर लेंगे ताकि आप लोग ये पेपर में गलतियां न करें। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। मैं लास्ट ईयर के यहाँ पे पेपर भी लिया हुआ हूं और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो आंसर सीट आता है जिसके बेसिस पे टीचर आंसर चेक करते हैं वो भी लिए हुए हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखो, ये लास्ट ईयर का आपका पेपर है ना। सबसे पहले पेपर में हमें ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। ये पेपर पैटर्न बताने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। उसके बाद ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहता है। हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू रटने लगते हैं। उसको रटने की जरूरत नहीं है, और जो यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू दिया है यही वैल्यू हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज करना है अपने मन से। जैसे हम जेई में जो शॉर्ट स्टेप्स लगा देते हैं या सीईटी के एग्जाम के लिए जो शॉर्ट स्टेप्स लगा देते हैं या कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स में लेते हैं, वो वैल्यू नहीं लेना है। उससे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर चेंज हो जाएगा तो मार्क्स कट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जैसे पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.142, तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पाई का वैल्यू 3.142 ही लेना है। अपने मन से इसको 3.14 नहीं ले लेना है। या जेई का जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम 1 एटीएम को अप्रोक्सीमेटली 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल लिख लेते हैं। ये वैल्यू नहीं यूज करना है। अगर 1.013 दिया है इंटू 10⁵ अगर 5 दिया है तो हमें 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल ही यूज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए। अब ये जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव का। हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव कैसे अटेम्प्ट करना है ये हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस लिखने लगते हैं। हमें क्वेश्चंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड का आंसर दिया हुआ है, ये मॉडल आंसर है जिसके बेसिस पे हम चेक करते हैं। तो सीधे सीधे आपको पेपर कैसे लिखना है, यहां हमने लिख दिया सेक्शन ए। कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट का कौन सा है सर, ऑब्जेक्टिव 1। अब हमें क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव 1 है, इफ टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम, दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। इसका आंसर कितना है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम कैसे आंसर लिखेंगे, हम सीधे लिख देंगे फर्स्ट का ऑप्शन ए और उसके बगल में 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हो गया। हमें ना तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत है ना ही पूरे सेंटेंस में आंसर लिखने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन है, इन बर्नौलीज थ्योरम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा आंसर इसका, यहां पे दिया हुआ है क्या रहता है, एनर्जी। तो सीधे सीधे हम यहां पे आंसर एनर्जी लिख देंगे। अब ये एनर्जी कौन से ऑप्शंस पे है, बी ऑप्शंस में है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो इसमें हमें एक चीजों को ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव लिखते टाइम कि जो हम आंसर श्योर है वही आंसर लिखें, क्योंकि इसको लिख के हम कट नहीं कर सकते। कट अगर करेंगे तो इसको काउंट किया नहीं जाता है। ये एग्जामिनर के मूड पे है कि अगर आपने लिख दिया, लिख देने के बाद कट किया, कट करके बाद वापस करेक्ट आंसर लिखा है तो उसको काउंट करेगा या नहीं। तो जिसके लिए आप श्योर हो पहले वही आंसर लिखो, बाद में
अगर मान लो बाद में टाइम नहीं मिला या जिसका आंसर नहीं लग रहा है तो फिर इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पेपर तो नॉन निगेटिव है, तो कोई ना कोई इसमें आप तुक्का भी बाद में लगा सकते हो, लेकिन जिसमें आप श्योर हो पहले उसको लिखो, है ना। बाकी वाले को छोड़ दो, बाकी को कट करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हमने लिख दिया कुछ गलत लिख दिया बाद में कट करके देखेंगे, ऐसा नहीं करने का है, उसके लिए स्पेस वहां पे छोड़ देना है। तो ये सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन रहा। ये कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे देखो मॉडल आंसर्स में भी क्या दिया है आपको, सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शंस लिखा हुआ है, और ऑप्शंस के बगल में उसका जो आंसर है वो लिखे हुए। तो ऐसे हमें लिखना है। इसके बाद इसके सेकंड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चंस, ये देखो पहले का ही ये 10 क्वेश्चन है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, टोटल 8 क्वेश्चन एंड हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेगा। अब इस क्वेश्चन का खासियत अगेन ये है कि इसमें आइदर आपको 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कुछ फॉर्मूला लिख दिया या कुछ लिख दिया तो आधे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। इसका जब भी आंसर चेक किया जाता है तो अगर आपका आंसर सही है तो 1 मार्क्स, अगर आपका आंसर गलत है तो 0 मार्क्स। आप मिडल में भी है और आपका आंसर करेक्ट नहीं है तब भी कितना मिलेगा? 0 मार्क्स। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे और कैसे यहां से टाइम बचाएंगे। ये सब क्वेश्चंस में बच्चे लॉन्ग आंसर लिख देते हैं जिसके वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स 0। तो बच्चे लिखने लगते हैं, कैसे लिखेंगे? यहां पे इसका आंसर कितना है? क्रिटिकल टेम्परेचर। बच्चे क्या लिखने लगेंगे कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स 0। अगर आपने ऐसा लिखा है तब भी आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। अगर आपने डायरेक्ट इसका आंसर क्रिटिकल टेम्परेचर लिख दिया तब भी आपको 1 का 1 ही मिलेगा, है ना। अगर आपका आंसर यहां एग्जामिनर देखेगा कि क्या इसके आंसर में क्रिटिकल टेम्परेचर है, हाँ। क्या यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर है, हाँ, तो 1 में 1। आपने कितना भी आंसर लिख दिया, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं लिखा होता तो सीधे आपको 0 मिल जाता है। जैसे और हम कुछ क्वेश्चंस उठा के देखते हैं। जैसे यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। चुपचाप से इसका डेफिनेशंस लिख देने का था, कोई फॉर्मूला लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने डेफिनेशंस लिख दिया, ये 1 मार्क्स का है तो 1 में 1 मिल जाएगा। इसके बाद वाला जैसे क्वेश्चन है, यहां पूछ रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। अब कोई बैठ के इसको सॉल्व कर रहा है ना। कोई इसका पहले क्या स्टेटमेंट है वो लिख रहा है, इसका फॉर्मूला लिख रहा है, उससे एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सर? 1 मार्क्स का। डायरेक्ट इसका आंसर कितना है सर? 0। जो भी लोग इसको 0 लिख देंगे उसको 1 में 1 मिलेगा। 0 के अलावा आप यहाँ पे अगर कुछ भी लिखे, 0 के अलावा अगर आपने कुछ भी लिखा आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो याद रखना, आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आंसर है उसको चुपचाप से लिख देना है। ना तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, ना लॉन्ग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है। चलो, अब मैं कुछ बात कर रहा था आपको कि जो क्वेश्चंस पेपर में जो आपको डेटा दिया है वही डेटा यूज करना है कांस्टेंट का। क्यों ऐसा मैं बात कर रहा था, ये यहां से आपको पता चल जाएगा। देखो, जैसे ये क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। अब जो बच्चे जेई या सीईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो सीधे सीधे ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। कौन से फार्मूला को यूज करेंगे? देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस भी आपका दिया हुआ है। वो सीधे सीधे फार्मूला को यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी। मान लो ये फॉर्मूला के बच्चे यूज कर रहे हैं। अब यहां पे दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि प्रेशर है 1 atm।
फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है कि प्रेशर का वैल्यू हमें कितना लेना है, 1 एटीएम। अब हम यहाँ पे P का वैल्यू लिख रहे हैं 1 एटीएम। अब जो बच्चे जेई या सीईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको पता है कि वो 1 एटीएम का वैल्यू सीधे सीधे लिखते हैं 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर आप ये यहां पे डेटा यूज करेंगे 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल, अगर आप यहां पे डेटा यूज करेंगे तो आपका एक्यूरेट आंसर मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है वहां पे क्या दिया हुआ है, 1 एटीएम का वैल्यू, 1 एटीएम का वैल्यू दिया है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो हम यही वैल्यू यूज करके इसको कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज जो भी लोग स्टेट बोर्ड का पेपर चेक करते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो फैकल्टी आपके जैसे जेई नीट के फैकल्टी है वैसा है, नहीं। उनके पास जो मॉड्यूल आंसर है अगर इससे मैच हुआ तो मार्क्स देंगे, मैच नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं देंगे। तो ये तो हमने बात किया सेक्शन ए का। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी में क्या रहने वाला है, सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 2, दैट इज ये 16 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चंस आपको गिवन रहता है 12, तो 12 में से कोई भी हमें क्या करना है, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना है। अगेन इस सेक्शंस में हम लोग देखेंगे कि अगर यहां पे कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल आता है, आपको फॉर्मूला लिखना है। इसमें फॉर्मूला का स्टेप्स का भी नंबर रहेगा, फॉर्मूला का भी नंबर रहेगा, वैल्यू पुट करने का भी नंबर रहेगा। यहाँ पे सारी चीजों को नंबर मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप 0 और 2 पे खेलेंगे, नहीं। यहाँ जैसे आपने स्टेप्स लिखा है वैसे आपको नंबर मिलेगा। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम क्या क्या चीजें हमें लिखना पड़ेगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। जैसे यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास 12 के पेपर में आप लोग केवल और केवल स्टेट बोर्ड के बुक पे ही फोकस करो। थ्योरी लिखने के लिए स्टेट बोर्ड के बुक पे ही फोकस करो। जैसे लास्ट 21 इयर्स का जो सेट हम लोग ले लेते हैं, वहां से बच्चे सॉल्यूशंस देखते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 2-2 मार्क्स का सॉल्यूशंस दिया हुआ है 1.5 पेज, 3 मार्क्स का 2-2 पेज दिया हुआ है, या 4 मार्क्स का 2-2 पेज दिया हुआ है, उतना लर्न कैसे करें, उतना फाइनल एग्जाम में कैसे लिखे, टाइम कैसे मैनेज करें। तो यहाँ देखो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया है, एक्सप्लेन हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। अब ये जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के पहले पार्ट को समझो। जैसे इसमें 2 पार्ट है, हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स। तो अगर आपने यहां हार्मोनिक का डेफिनेशन लिख दिया आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने यहां ओवरटोन का डेफिनेशन लिख दिया आपको 1 मिलेंगे। हार्मोनिक के बारे में आपने कितना भी लिख दिया, ओवरटोन्स के बारे में नहीं लिखा, आपको सीधे के सीधे एक ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, इसका एक ही सेगमेंट अटेम्प्ट किया है। तो यहां पे देखो लिखा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, हार्मोनिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स। अगर आप यहां पे ओवरटोन को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे। अब देखो यहां पे एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पे पूछा है, यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है, जो आपका चैप्टर 2 है उसका ये क्वेश्चन है। इसको देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। पहले तो बहुत सारे बच्चों को मन में आएगा कि सर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इसका मैं डेफिनेशन लिख दूं क्या, डेफिनेशन लिख देने से हमें नंबर मिलेगा क्या, उसके बाद ऐसे लिखो क्या कि इट इज गिवन दैट। तो ये सारी चीजें लिखने का नहीं है। सिंपल जो आपके स्टेट बुक में है दिया हुआ है उसको लिखो, उसी स्टेप्स को नंबर मिलेंगे। देखो जैसे इसका मॉडल में क्या सोल्यूशन दिया है। सबसे पहले बोला है, यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A
डीवी बाई, अच्छा यहां बच्चे डीवी बाई डीएक्स भी लिख सकते हैं, डीवी बाई डीजेड भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसने डायरेक्शन क्या लिखा है। अगर आपने ये लिखा है तभी आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। आप इसके पहले थ्योरी क्या लिखे हो उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी है, हटाना है। हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक कांस्टेंट, ये नीटा हो गया, नीटा ए इज इक्वल टू डीवी बाई डीएक्स। अगर आपने ये स्टेप लिखा तब इसके आधे मार्क्स मिलेंगे। किसी का मन में ख्याल आया कि सर हमने तो ये स्टेप लिखा नहीं, हमने डायरेक्ट ये लिख दिया, तो आपके आधे गए, ये हाफ मार्क्स ऊपर के चले गए, आपको केवल यही मिलने वाले हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूछ रहा है नीटा, तो यहां से नीटा कितना आ जाएगा, एफ अपॉन ए डीवी बाई डीएक्स। अगर आपने ये लिख दिया तो आपको 1 मिलेंगे। तो याद रखना, अब जो बच्चे जेई या सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डायरेक्ट नीटा इज इक्वल टू एफ ए डीवी बाई डीजेड या डीएक्स लिखते हैं, उनको ये हैबिट है। तो अगर आप ये डायरेक्ट लिख दोगे तो आपके मार्क्स गए। अब किसी को मन किया कि क्या सर, अगर मैं यहां पे नहीं लिखा कि नीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डीवी बाई डीएक्स क्या है, ए क्या है, अगर ये सब नहीं लिखा तो क्या इससे नंबर कटेंगे? नो, इससे आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। ये ध्यान में रखना है, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही हमें आंसर लिखना है। फालतू के चीजें लिख देने से हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब जैसे देखो, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं सेक्शन 2 का। देखो यहां पे, जैसे देखो यहां पे दिया है स्टेट एनी 4 एडवांटेज ऑफ एलईडी। तो अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें 4 एडवांटेज पूछा है तो आपको 4 ही लिखना है, और हर एडवांटेज का कितना मार्क्स यहां पे दिया हुआ है कि 4 एडवांटेज लिखना है, और हर एडवांटेज का मार्क्स आधा है। हर एडवांटेज को आपको 1/2 मार्क्स मिलेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, एक एडवांटेज लिख दिया कि ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जस्ट एज्यूम मैंने एक एडवांटेज लिखा कि ये है कॉस्ट इफेक्टिव। अब इसके बारे में मैं बहुत सारा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो भाई ये आधे मार्क्स का क्वेश्चन है, ये एक पॉइंट को आधे मिल रहा है, तो अगर आपने केवल कॉस्ट इफेक्टिव लिख दिया है तब भी एग्जामिनर आपको आधे ही देगा। आपने बहुत एक्सप्लेन कर दिया तब भी एक पॉइंट के लिए वो आधा ही मार्क्स देने वाला है। देखो और कुछ हम क्वेश्चंस लेके देखते हैं। जैसे यहां पे बोला है स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चे तुरंत क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे तुरंत एंगुलर मोमेंटम का क्या लिखना चालू कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। ये तुरंत क्वेश्चंस देखेंगे और यहां पे लिखना चालू कर देंगे, और उसको लिखे जा रहे हैं। याद रखना, यहां स्टेट बोला है मतलब आपको उसका डेफिनेशन लिखना है, लेकिन डेफिनेशन कितने मार्क्स के है, आधे मार्क्स का। आप कितने भी लॉन्ग लिख दो उसको हाफ ही मिलेंगे। अब बोला प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जो बच्चे जेई नीट या सीईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको यह रटाया गया है कि एंगुलर मोमेंटम टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl अपॉन dt, और वो तुरंत लिखते हैं कि अगर टाउ एक्सटर्नल 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, टाउ एक्सटर्नल अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, dt को इधर भेज देते हैं और तुरंत लिख देते हैं कि इस सिचुएशन में dl भी कितना हो जाएगा, 0। दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन, और बोल देंगे कि डेल्टा एल का वैल्यू कितना आ गया, 0, दैट इज li इज इक्वल टू कितना हो गया, lf। ऐसा हम लोग जेई नीट में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा लिख दिया, नो डाउट ये आंसर करेक्ट है, ये प्रॉपर आंसर है, लेकिन अगर हमने ऐसा लिख दिया तो आपको केवल स्टेटमेंट का मिलेगा आधा मार्क्स, और ये dl बाई dt, टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl बाई dt आपने लिखा है उसका आधा मिलेगा, बस इसके अलावा मिलेगा नहीं। तो सर क्या लिखे इस क्वेश्चंस में कि पूरा का पूरा हमें मार्क्स मिले? तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि आप क्या करो, स्टेट बोर्ड को रेफर करो और स्टेप वाइज स्टेप जाओ। जैसे यहां लिखा है कि स्टेटमेंट के लिए आपको मिल रहा है कितने मार्क्स, हाफ मार्क्स।
देखो स्टेटमेंट आपने लिखा है तो मिला है हाफ मार्क्स यहां स्टेटमेंट के लिए। फिर आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, क्या? L इज इक्वल टू R क्रॉस P। उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे आप और ये वाला स्टेप लिखोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया dl बाई dt। अब यहां दो वेरिएबल है तो एक को हम कांस्टेंट रखेंगे, बाकी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहां पे लिखा r dp बाई dt, यहां क्रॉस भी रखना पड़ेगा, प्लस इस बार किसको हम रखेंगे? p को। क्या हो जाएगा बच्चों? dr बाई dt क्रॉस p। अगर आपने ये स्टेप लिखा होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर यहां पे सब दिया हुआ है, फिर आपने अगर लिखा है यहां, जैसे हमने लिखा था ना टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, अगर आपने टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 लिखा है तो उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसके लिए मार्क्स मिलेंगे, क्या क्या हमें लिखना पड़ेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बच्चे लिख के आते हैं और फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि पूरा मार्क्स आने वाला है, लेकिन मार्क्स आता नहीं है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। जैसे एक आध और 2 मार्क्स में हम न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि कैसे उसको रिजॉल्व करें। देखो जैसे हम एक और न्यूमेरिकल यहां पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कैलकुलेट, क्वेश्चन 8 बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड in 1 minute by a perfect black body of surface area when it is maintained at this। अब अपने को 10th में लिखने का आदत क्या है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि given in questions, ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई नंबर हमें मिलने वाला नहीं है। उसके बाद हमें टीचर क्या सिखाए रहते हैं कि तुरंत लिखना चालू कर दो कि डेटा क्या गिवन है। तो t इज इक्वल टू गिवन है 1 मिनट, और क्या गिवन है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, सरफेस एरिया कितना है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर टेम्परेचर दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस। याद रहे ये सारा ये गिवन इन क्वेश्चन, ये लिखोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीजें लिखने का आदत डालो, डेटा लिखने का आदत डालो। क्यों आदत डालो डेटा लिखने का? क्योंकि इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ध्यान रखना है यहाँ पे जैसे एरिया दिया है या टाइम दिया है 1 मिनट, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 सेकेंड में। यहां इसको आप कन्वर्ट करो, डायरेक्ट आंसर में लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, कन्वर्जन वहां पे दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एरिया दिया है तो एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 200 सेंटीमीटर मीन्स 10 रेज़ टू द पावर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर -2। यहां क्या है? स्क्वायर। तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? एरिया 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस कितना आ गया बच्चों? -4 मीटर स्क्वायर। ये अपने को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहां टेम्परेचर हमने निकाला है 127 डिग्री सेल्सियस, इसको अगेन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। तो 127 में मैं 273 ऐड कर दिया, ये कितना हो गया? 400 केल्विन आ गया। तो ये सारी चीजें हमें करना है। देखो यहां पे हमें ये क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इससे आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है इसका कोई मार्क्स नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कि गिवन इन क्वेश्चन, उसके बाद ये सारा डेटा लिख दिया तो उसका मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल नहीं सर। तो मार्क्स मिलना कहां से चालू होंगे? फॉर्मूला से। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला के आधे मार्क्स। अगर आपने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशंस बना दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, फॉर्मूला का जो मार्क्स है वो कट जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। देख लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सर फॉर्मूला क्या है? यहां गिवन है, देखो फॉर्मूला यहां पे क्या है बच्चों? गिवन है। क्या आया है फॉर्मूला? देखो यहां
E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू टाइम। अगर हम ये लिखेंगे तो अपना क्या आएगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, आधे मार्क्स। ये स्टेप लिखने को हमें मिलेंगे हाफ मार्क्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप्स में हमें वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर हमने वैल्यू रखा है तो उसका कितने मिलेंगे, हमने मान लो यहां पे वैल्यू रख दिया तो वैल्यू रखने को मिलेंगे आधे मार्क्स, 1 मार्क्स हो गए। दूसरा क्या है, अगर इसका आंसर आपका मैच हो गया, आंसर फाइनल मैच हो गया तो मैच होने के लिए मिलेंगे 1 मार्क्स। आपने वैल्यू रखा, आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। दूसरा, आंसर लिखते टाइम यूनिट का हमेशा ख्याल रखना है। बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं लेकिन यूनिट नहीं लिखते हैं, तो वो फिर अगेन एग्जामिनर के मूड पे है। अगर आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा है, यूनिट नहीं लिखा है, तो एग्जामिनर मार्क्स कट कर लेगा। ये ध्यान में रखना है आपको। तो आप ट्राई करो कि आप परफेक्ट वे में लिखो। तो 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल को ऐसे अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में प्रॉपर वैल्यू रखो, वैल्यू रखने के बाद फाइनल आंसर तक जाओ और वो फाइनल आंसर आपका एक्यूरेट होना चाहिए। एक और बात है, 2 मार्क्स में जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो एकदम फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल आएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो कि हर चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपने हर चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लिया या स्टेट बोर्ड का पीछे का एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर लिया तो उधर से 3-4 न्यूमेरिकल विदाउट डेटा चेंज किए हुए डायरेक्ट आएंगे। उधर से 1 मार्क्स में से आपको 2-3 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएंगे जो वहां पे ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में मिल जाएंगे। तो अगर आप याद करके ये रखेंगे तो आपके लिए बोनस होगा। अब देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी के बारे में हम लोग देखते हैं। अब ये जो सेक्शन सी होगा, ये सेक्शन बी ही है अभी। अब ये जो अपना सेक्शन सी होगा, इसमें भी अगेन सेक्शन सी में भी हमें क्वेश्चंस करने होंगे 8। सेक्शन सी में भी हमें 8 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। दैट इज हमें यहां से मिलने वाले हैं 24 मार्क्स। कितने मिलने वाले हैं, 24 मार्क्स मिलने वाले हैं। यहां पे हमारे पास 12 क्वेश्चन होंगे। 12 क्वेश्चन में से जो आपको 8 क्वेश्चंस आता है उसको सॉल्व करो। मान लो किसी ने बोला सर हम 8 के जगह पे 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तब तो जिस क्वेश्चन में आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसको काउंट किया जाएगा। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मान लो कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, तो जो राइट है उसको काउंट कर लिया जाता है, रॉन्ग को ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर दिया जाएगा। या मान लो इसमें आपने 9 क्वेश्चन सॉल्व किया है, किसी में 3 मार्क्स आ रहे हैं, किसी में 2 मार्क्स आ रहे हैं, तो 3 को काउंट कर लेंगे और 2 को काउंट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है। अब ये जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपका डेरिवेशंस आएगा। याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा हमें डेरिवेशंस आएगा यहां पे, और डेरिवेशंस के साथ साथ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो ज्यादा आसान हमारे लिए क्या है सर, तो जो बच्चे थ्योरी पे फोकस करते हैं वो बोलेंगे कि ज्यादा हमारे लिए सर आसान क्या है, डेरिवेशन है। जो बच्चे न्यूमेरिकल जे नीट वाले हैं या सीईटी वाले हैं वो बोलेंगे कि ज्यादा आसान हमारे लिए क्या है, न्यूमेरिकल है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि डेरिवेशंस के लिए ही भी आपको स्टेट बोर्ड का बुक ही फॉलो करना है। आप अपना जो 21 सेट आ रहा है या बाकी का जो चीजें है वो न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस करो। डेरिवेशन हमेशा स्टेट बोर्ड के बुक से ही लिखो। जितना वहां लिखा है अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको फुल में फुल मार्क्स आएंगे, भले वो ज्यादा हो या कम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेरिवेशन में डायग्राम आप प्रॉपर तरीके से बनाएं। डायग्राम का भी मार्क्स है। डायग्राम बनाना है, पेंसिल से बनाना है, और डायग्राम प्रॉपर स्केल का यूज करते हुए बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद उसको लेबलिंग भी करना है। अब देखते हैं, जैसे 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट करके या उसका मार्किंग स्कीम कैसा है ये सारी चीजें दिखाता हूं। जैसे यहां पे दिया है, obtain an expression for the period of bar magnet vibrating in uniform magnetic field performing SHM। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उनको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रहता है, T is equal to 2 पाई
√i/mb, वो रट के बैठे हुए। आप कुछ भी लिख दो और ये फॉर्मूला लिख दो तो कोई मार्क्स इससे मिलने वाला नहीं है, स्टेप का मार्क्स से। देखते हैं कैसे। जैसे देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चंस के लिए क्या बोला है कि अगर आपने इस क्वेश्चंस के लिए क्या किया है बच्चों, अगर आपने इस क्वेश्चंस के लिए डायग्राम बनाया है, अगर किसी ने केवल डायग्राम ही बना दिया, डायग्राम बना के छोड़ दिया, मान लो नहीं भी आता है, मुझे डायग्राम आता है, तो जो आता है वो तो एटलीस्ट लिखे। डायग्राम अगर किसी ने बना के छोड़ दिया तो डायग्राम के लिए उसको मिलेगा हाफ मार्क्स। आपने अगर डायग्राम बनाया है तो डायग्राम के लिए मिलेगा हाफ मार्क्स। अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। अब बुक में क्या होगा, जैसे 21 सेट है या बाकी का रेफरेंस बुक में है, उसमें डायग्राम बना के एक पेज तक उसको एक्सप्लेन ही कर रहे हैं, वैसे नहीं करने का। डायग्राम बनाया, थोड़ा एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन का अगेन कितना है, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा आधा मार्क्स। उसके बाद क्या है, अगर आपने लिखा है, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला, अगर आपने लिखा है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, या हम लोग इसको लिखते हैं स्टेट बोर्ड के बुक में इसको ऐसे भी लिखा हुआ होगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। अगर आपने इसको ऐसा लिखा है तब आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ऐसे स्टेप्स का मार्क्स है, ये ध्यान में रखना है। बाद में हम लोग क्या करते हैं, तुरंत यहां से कंपेयर करके और डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं। अगर आप रिजल्ट पे आएंगे आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, फिर आपको लिखना पड़ेगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है। आई नो जेई नीट या सीटी जो न्यूमेरिकल अप्रोच रखते हैं उनको थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वहां पे जो भी टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं वो इधर से ही देख के चेक कर रहे हैं, उनको भी आइडिया नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा मेथड अलग बना दिया, उनको ही पता नहीं चलेगा कि आपने सॉल्व क्या किया है, रॉन्ग है या राइट है, नंबर देंगे नहीं। तो बेहतर है, हमें तो नंबर लेना है। हमें अगर नंबर लेना है तो जो भी चीजें क्या है स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है उसको एक बार रिकॉल कर लो। रिकॉल करने में या हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमें फॉर्मूला बाकी चीजें आता है, तो हम तुरंत उसको रिकॉल कर लेंगे। लिखना कैसे है, कौन से स्टेप का मार्क्स क्या आने वाला है, इसका बस हम ध्यान में रखेंगे। देखो इसको ही और हम आगे करते हैं। अभी तो मैंने कितने स्टेप्स बताए आपको, ये बताया आधे मार्क्स का ये, आधे मार्क्स का ये 1 मार्क्स, और आधे मार्क्स का ये 1.5 मार्क्स, ठीक है। हमने बताया कितना 1.5 मार्क्स, और एक ये बताया था टाइम पीरियड के लिए, तो ये भी हाफ मार्क्स, हमने 2 मार्क्स के बता दिए। अब बाकी का 1 मार्क्स कहां से मिलेगा ये भी हम देख लेते हैं। देखो बाकी का 1 मार्क्स कहां से मिला होता, अगर हमने लिखा होता t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी, तो हमें मिलेगा 1 मार्क्स। फाइनल अगर हम रिजल्ट तक पहुंच गए तो कितना मिलता, फाइनल रिजल्ट का था केवल 1 मार्क्स। अगर हम यहां तक लिख के छोड़ देते तब भी अपना 1 मार्क्स चला जाता। तो ऐसे पेपर को हमें अटेम्प्ट करना है। जैसे यहां पे ही देख लो, एक और क्वेश्चन नंबर 16 है, इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम है। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। आपको कुछ नहीं करने का है, किसी ने सीधे सीधे लिख दिया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन। अगर उसने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिख दिया, अब ये 3 पार्ट है तो हर पार्ट का कितना मिलता, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका। उसने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशंस लिख दिया, सीधे सीधे मिल जाएगा उसको 1 मार्क्स। अब वो कोई क्या कर रहा है, इसको लंबा खींच के लिख रहा है, हाफ पेज लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसी ने सीधे सीधे लिख दिया, इट इज कंडीशन एट विच नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज 0, खत्म। किसी ने लिख दिया एफ नेट इज इक्वल टू 0, तब भी उसको 1 में 1 मिल जाएंगे। तो याद रखना है हर पार्ट के लिए नंबर है, ठीक है। जैसे यहां पे देखो एक और आपका है मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, डिफाइन 1 बेकेरल। 1 बेकेरल क्या है ये डिफाइन करना है, और पहले आपको क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो देखो जैसे यहां पे दिया हुआ है, सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, जैसे यहां दिखा कि डिराइव बोला है तो आपको रेडियो एक्टिव का डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके,
ये हमें कोई चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन हमें डेरिवेशन मांग रहा है। तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन dt। यहां से हम इस चीजों को लिखना चालू करेंगे। अगर हम ये स्टेप लिखे हैं तो हमें कितने मिलेंगे, अगर हमने ये स्टेप लिखा है तो हमें 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर हमने ये हाफ मार्क्स मिलेंगे। अगर हम कितना भी डेफिनेशन लिख ले, ये स्टेप्स लिखे ही नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमें डेरिवेशंस के लिए पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे देखो बच्चों क्या है। उसके बाद किसी ने लिखा वेयर लेमडा इज डीके कांस्टेंट, निगेटिव साइन इस चीज को बता रहा है, लिखा है तब भी ठीक है, ना लिखा है तब भी ठीक है, उसका कोई नंबर नहीं है। आगे क्या है, दोनों तरफ उसने इंटीग्रेशन लगाया, ये वाला स्टेप अगर लिखा है तो हाफ मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं लिखा है तो हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा। तो याद रखना है हमें स्टेप को उड़ाना नहीं है, ठीक है। अब ये कितने मार्क्स का है टोटल, ये वाला पार्ट कितने मार्क्स का था, देखो जैसे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, तो ये 2 मार्क्स का था, और बगल में दिया था डिफाइन 1 बेकेरल। तो यहां देखो अगर हम डेरिवेशंस पूरा कंप्लीट कर लेते तो हमें 2 मार्क्स मिलता, और अगर हम 1 बेकेरल, मात्र 1 बेकेरल के लिए लिख देते कि 1 बेकेरल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड, अगर आपने इतना लिख दिया तो इतने के लिए ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। यहां आपको पूरा डिफाइन नहीं करना है कि बेकेरल किसका यूनिट है, कहां से आया है, क्या आया है, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ और सेगमेंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है obtain an expression for practical determination of end correction। एंड करेक्शंस का हमें डिटर्मिनेशन निकालना है। कितने पार्ट है सर, 2 पार्ट है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। तो इसके लिए कितना मिलेगा 1.5, इसके लिए कितना मिलेगा 1.5। आप लोग क्या करना, स्टेट बोर्ड का बुक ओपन करके देखना इसका सॉल्यूशंस कैसे दिया हुआ है। इतना सिंपल सॉल्यूशन से आपको ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो वहां पे स्टेप से हूबहू आपको लिखना है। देखो यहां पे अगर हम पहले लिख रहे हैं किसके लिए, फॉर ए पाइप ओपन एट बोथ एंड, हम लिख रहे हैं फॉर ए पाइप ओपन एट बोथ एंड। एक लाइन ये लिखा आधे मार्क्स, एक लाइन ये लिखा आधे मार्क्स, और ये लिख दिया आधे मार्क्स, हो गया 3 लाइन में 1.5 मार्क्स खत्म। यहां पे कोई जरूरत नहीं है कि व्हाट इज क्लोज ऑर्गन पाइप, व्हाट इज ओपन ऑर्गन पाइप, इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, बाकी चीजें क्या है, कोई जरूरत नहीं है। बच्चे फालतू में बर्डन लेते हैं, ये थ्योरी रटते हैं, वो थ्योरी रटते हैं, उनको पेपर पैटर्न का आइडिया ही नहीं रहता है, क्या एक्चुअल में लिखना है आइडिया ही नहीं रहता है। इसलिए हमने क्या किया है, डायरेक्ट जिससे आपका कॉपी चेक होता है वही आंसर लेके हम आए। ये लास्ट ईयर का मैंने कॉपी चेक किया था, इसी आंसर से कॉपी चेक किया था। तो इसको अगर आपने इतना लिख दिया, ये स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा है, इतना अगर आपने लिखा डायरेक्ट आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर सेम काम क्या करना था, सेम लिखना था फॉर अ पाइप क्लोज एट 1 एंड, यहां पे भी अगेन आपने 3 लाइन लिख दिया, फिर 1.5 मिल गए। तो ऐसे पेपर को आपको एनालिसिस करना है, बाकी चीजों से डेविएट होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे, थोड़ा सा 4 मार्क्स का भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो जैसे बात करते हैं हम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, ये है सेक्शन डी। सेक्शन डी में बच्चे डर जाते हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो सर इसको क्या 3-3 पेज लिखना पड़ेगा, क्या कैसे अटेम्प्ट करें, क्या करें। ये देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वो क्या ट्रेंड है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये जो सेक्शन डी है इसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पर क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, दैट इज 12 मार्क्स। इसमें सर कितना क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, 5 में से केवल अटेम्प्ट कितना करने का है 3। अब इसमें ये ट्रेंड चल रहा है कि जनरली ये क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा जा रहा है,
क्वेश्चन कितने पार्ट में पूछा जा रहा है? 2 पार्ट में। एक पार्ट थ्योरी हो रहा है, दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल हो रहा है। थ्योरी के लिए हमें 2 मार्क्स मिल रहा है, न्यूमेरिकल के लिए हमें 2 मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे देखो यहां लिखा है, क्वेश्चन नंबर 30 की ही हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में जैसे यहां लिखा है, स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड मेंशन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व इन इट। मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा तो केवल 2 मार्क्स ही मिलेंगे। अगला पार्ट क्या है? द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज, यहां पे दे दिया है वेवलेंथ, ये एक न्यूमेरिकल दे दिया। पहला पार्ट 2 मार्क्स का और दूसरा पार्ट हमें क्या दे दिया? न्यूमेरिकल दे दिया। अब कैसे इसको लिखे? फर्स्ट पार्ट को देखो कैसे लिखा हुआ है, देखो यहां। अब फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स के लिए है, सीधे सीधे यहां पे आइंस्टाइन का, बच्चों आप लोग को इक्वेशन पता है क्या होता है? आइंस्टाइन का इक्वेशन यहां के मैक्स, सबको पता है कि के मैक्स किसके बराबर होता है बच्चों? इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव, या इसी को आप लोग क्या लिखते हो? एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। आपको कोई थ्योरी नहीं लिखना था, आप केवल और केवल ये इक्वेशन लिख दिए होते, आपको क्या मिल जाता? 1 मार्क्स मिल जाता। उसके बाद आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख दिए होते, आपको मिल जाता 1 मार्क्स। खत्म। ये एक लाइन के लिए यहां पे 1 मार्क्स था। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि सर ये एक लाइन के लिए कैसे 1 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा ही अपने को करने का है। दूसरा जैसे यहां पे दिया है, ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ गया, हमें न्यूमेरिकल यूज करना है। अब बच्चों जो लोग भी जेई नीट या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जैसे लेमडा दिखता है तो टीचर उनको रटा के रखा रहता है कि लेमडा दिखा, एनर्जी निकालना है तो तुरंत 1242 अपॉन लेमडा इन एनएम कर दो, उनका रटा हुआ है। या टीचर बोलता है कि 1240 रख दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए। लेकिन ऐसा करने को अपने को नहीं है, नंबर कट जाएगा। अपने को प्रॉपर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या? E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें H का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा सर? C का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? लेमडा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो अगर हमने ये फॉर्मूला लिखा तो आपको पता है फॉर्मूला का कितने मार्क्स मिल रहे हैं? हाफ मार्क्स। अगर हमने यहां पे वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने का कितने मार्क्स मिल रहे हैं? हाफ मार्क्स। अगर हमारा आंसर करेक्ट आ गया तो कितने मिल जाएंगे? 1 मार्क्स। तो एक चीज आपको स्मार्टली देखना है, अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आपको नहीं आ रहा है ना, उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला लिख दो, वैल्यू लिख दो, 1 मार्क्स मिल जाएंगे उधर, आधे फॉर्मूले के मिल जाएंगे, आधा वैल्यू रखने के मिल जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। 4 मार्क्स के पैटर्न के लिए या कोई भी न्यूमेरिकल के लिए ये चीजें हमें ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चंस डिमांड कर रहा है। जितना डिमांड करेगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे, उतना ही हम लोग क्या करेंगे? आंसर लिखने वाले। जैसे यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 29 भी हम लोग थोड़ा देख लेते, या क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम 31 की बात करते हैं, यहां लिखा है स्टेट फॉर एनी या फॉर यूज ऑफ 1D ग्राफ जनरेटर। आपको केवल यूज लिख देने का था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि 1D ग्राफ जनरेटर क्या है, या उसका एक यूज लिख के उसके बारे में लिख रहे हैं। आपको पता है कि 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स। ये कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स। कुछ नहीं करने का था, यहाँ 1D ग्राफ जनरेटर का 4 यूज लिख देने का था, 1 2 3 4। हर यूज का कितने मार्क्स मिल जाते हैं? हाफ 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 हाफ। यहाँ पे क्या करना था सर? यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आ गया तो क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। इट इज गिवन दैट, ये सब नहीं लिखना है। डेटा क्या है अपने कन्वीनियंस के अनुसार लिख लो, अदरवाइज डायरेक्ट क्या करो? फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला का आधे मार्क्स मिलेंगे, वैल्यू रखने का आधे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो 1 मार्क्स आंसर के मिलेंगे। ठीक है। अब जैसे यहां पे देख लो, एक थ्योरी भी दिया है, obtain an expression for average power dissipated in a series LCR circuit। ये एसी का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि 4 मार्क्स का अगर थ्योरी आ जाएगा तो उसका मार्किंग कैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो,
देखो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सर्किट डायग्राम बनाना पड़ता, सीरीज एलसीआर सर्किट का। अब सीरीज एलसीआर सर्किट का सर्किट डायग्राम क्या है, क्या कर लेते हैं हम, देखेंगे स्टेट बोर्ड के बुक में क्या करेंगे। सिंपल सिंपल यहां पे क्या दिया रहता है आपका, एल दिया है, फिर क्या दिया है, सी दिया है, फिर यहां क्या दिया है, आर दिया है। इसको किससे जोड़ देते, ऐसे एसी सर्किट से जोड़ देते। इतना आपने बना दिया डायग्राम, तो कितना आ जाएगा आपको, हाफ मार्क्स। ये डायग्राम के लिए कितना मिल गया आपको, हाफ मार्क्स। उसके बाद क्या करना है, ये डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। क्या एक्सप्लेन कर देना था सर, इस डायग्राम में बता देना था कि एल क्या है, इंडक्टेंस है, सी क्या है, एल क्या है, इंडक्टेंस, सी क्या है, कैपेसिटेंस, आर क्या है, रेसिस्टेंस। ये चीजें हमें एक्सप्लेन कर देना था। उसके बाद हमें लिख देना था कि यहाँ पे ईएमएफ कितना है, तो मान लो ये ईएमएफ जो आया है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर यहां क्या करना था, करेंट का इक्वेशन लिख लेना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। देखो ये दिया हुआ है कि अगर हम ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लिखेंगे। अगर हम डायरेक्ट आंसर निकाल दें, जैसे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे डायरेक्ट आंसर नहीं निकालते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, वो लिख देंगे पी एवरेज सर हमें याद है, वी आरएमएस, आई आरएमएस, कॉस फाई, या फेजर डायग्राम बना के तुरंत निकाल दिए। तो ऐसा करना नहीं है। इस स्टेप के लिए आपको आधे मार्क्स से, उसके बाद क्या है देखो यहां, उसके बाद देखो उसने क्या किया है, यहां पे पावर का फॉर्मूला लिखा है। अब पावर क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू ईएमएफ इंटू आई, ये आपने लिखा, यहां वैल्यू लिखा, तो इसको मिलेंगे आधे मार्क्स। फिर आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए डायरेक्ट एवरेज नहीं निकाल देना है। अगर आपने डायरेक्ट एवरेज निकाल दिया तो फिर नंबर गए, पहले एवरेज का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है। तो यहां लिखना पड़ेगा कि सर अगर हम पी एवरेज निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, 0 से t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ नीचे डी टी 0 से t। इसका भी क्वेश्चन में कितना देके रखा है, हाफ मार्क्स, इस स्टेप का देके रखा है। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां आगे देख लो, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो उसका कितना है, हाफ मार्क्स। ठीक है, अगर आप यहां पे फाइनल आंसर लेके आ रहे हैं, इस पर याद रखना, यहां पे एक स्टेप से उसका हाफ है और फाइनल आंसर का हाफ है। ठीक है, यहां फाइनल आंसर का 1 मार्क्स नहीं दिया हुआ है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप सीधे सीधे डेरिवेशंस के लिए क्या करें, या थ्योरी के लिए स्टेट बोर्ड के बुक को रेफर करें, जितना वहां पे दिया है उतना ही करना है। डेरिवेशंस, थ्योरी कहीं भी स्टेट बोर्ड के बुक से बाहर नहीं आने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको फिजिक्स में मार्क्स लेके आना है तो अभी पैटर्न थोड़ा पेपर का चेंज हुआ है। 50% पैटर्न न्यूमेरिकल, पैटर्न में 50% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो अगर आपका न्यूमेरिकल अच्छा है तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अदरवाइज स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है बच्चों। थैंक यू। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पेपर एनालिसिस भी करेंगे, और बाकी अगर आपका कुछ डाउट्स रहता है पेपर के रिगार्डिंग तो आपको कमेंट करना है, आई विल रिजॉल्व योर डाउट। थैंक यू बच्चों।